सभी को नमस्ते। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉ विद ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है और इसकी टेक्निक्स क्या क्या हैं वो देखेंगे। और साथ में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में जो लास्ट ईयर्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको इस वीडियो को देख के पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और कैसे क्वेश्चन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आते हैं वो आपके समझ आ जाएंगे कि कैसे हमने सॉल्व करने हैं। बता दूं, ये जो मैं करवाने लगा हूँ एडीआर मैकेनिज्म जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, इसका कोई बेयर एक्ट नहीं होता। आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट का तो बेयर एक्ट है, पर एडीआर की टेक्निक्स जो हैं आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन मेडिएशन जो भी हम पढ़ेंगे, इसका सेपरेट तरीके से अलग से कोई बेयर एक्ट नहीं है और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। तो अच्छे से इसको पढ़ेंगे। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं एडीआर की बात करूं, इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक शुरुआत करूंगा। इंट्रोडक्शन के साथ देखो, एडीआर का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। देखो, कभी भी दो पार्टी के बीच जो डिस्प्यूट होता है, मान लो एक पार्टी ए है और मान लो दूसरी पार्टी बी है, दो पार्टीज के बीच कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या होता है कि आप कोर्ट में गए और कोर्ट में प्रॉपर केस चला, दूसरी पार्टी को समन गए, दूसरी पार्टी से जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट मांगी गई, मतलब लंबा केस चला। उस केस को चलने में 10 साल भी लग गए या 20 लग गए या 15 साल लग गए, अर्थात आप कोर्ट का सहारा लेके डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है विदाउट कोर्ट, या फिर आप बोल सकते हो आउट ऑफ कोर्ट। आउट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है कि कोर्ट में ना जाकर आपने कोर्ट से बाहर ही अपने डिस्प्यूट को सॉल्व कर लिया। आउट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है कि कोर्ट में नहीं जाकर कोर्ट से बाहर ही डिस्प्यूट को सॉल्व कर लिया। तो जो दूसरा तरीका है आउट ऑफ कोर्ट डिस्प्यूट सॉल्व करने का, उसको ही एडीआर बोला जाता है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मीन्स to solve the dispute out of court without approaching the court. If you resolve your dispute through some other method other than the court, it is called the ADR. इसको ADR बोलते हैं। ADR अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि कोर्ट में ना जाते हुए कोर्ट से बाहर ही, आउट ऑफ कोर्ट ही डिस्प्यूट को सॉल्व कर लेना। अब ये कैसे होगा, क्या टेक्निक्स हैं एडीआर की? एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के तरीके क्या क्या है? तो सबसे पहला तरीका है आपका नेगोशिएशन। नेगोशिएशन के माध्यम से आप ऐसा कर सकते हो। दूसरा है आर्बिट्रेशन। तीसरा है आपका गुड ऑफिस। चौथा है आपका कॉन्सिलिएशन। पांचवा है आपका लोक अदालत। छठा है आपका मेडिएशन। ये मेन है जो कि पेपर में क्वेश्चंस जहां से बनते हैं। नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, लोक अदालत, मेडिएशन। गुड ऑफिस भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वैसे महत्वपूर्ण 1 2 3 4 5 है। गुड ऑफिस को छोड़ दो, बाकी 5 ये बड़े महत्वपूर्ण अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की टेक्निक्स हैं जहां से क्वेश्चन आता है। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि ये जो जितने भी मेथड्स हैं ना, इनके लिए आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन के लिए हमारे पास एक एक्ट है जिसका नाम है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। क्या एक्ट का नाम क्या है? आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। इस एक्ट के माध्यम से आर्बिट्रेशन जो है हमारे देश में है, या कॉन्सिलिएशन जो है
उसको गवर्न किया जाता है। दूसरा जो हमारे पास एक एक्ट है लोक अदालत को गवर्न करने वाला, उस एक्ट का नाम है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, अथॉरिटीज एक्ट 1987। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 में बना था, जो कि लोक अदालत को गवर्न करता है। मेडिएशन की बात करें तो मेडिएशन के लिए मेडिएशन एक्ट 2023 अभी बना है जस्ट, वो रेगुलेट करता है। नेगोशिएशन के लिए ऐसा कोई एक्ट नहीं है। गुड ऑफिस के लिए ऐसा कोई एक्ट नहीं है। मेडोला भी है और भी बहुत से मेथड है, पर ये मेन है जिसको हम पढ़ेंगे। देखो वैसे तो ये 2 पेज आप पेपर में लेकर जा सकते हो विदाउट कमेंट्स, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर में वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो अब हम अच्छे से पढ़ेंगे कि ये टेक्निक्स होती क्या क्या है, इनका मतलब क्या क्या है, ये जो टाइप्स हैं ये होती क्या है। पहले इनको अच्छे से देखेंगे, उसके बाद फिर हम लास्ट ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक मैं सेक्शन बताऊंगा, सेक्शन 89 CPC, ये आपने जरूर देख के जाना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी MCQ बनता है, लास्ट ईयर पूछे भी गई हैं। जो क्वेश्चन आपका ADR से लिंक करता है, बट सेक्शन 89 CPC से भी इसका लिंक है, तो इसको भी अभी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब अगर बात की जाए ADR की टेक्निक्स की, तो ये कुछ एक टेक्निक्स है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सबसे पहले आर्बिट्रेशन की बात की जाए तो हमारे भारत में आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 आर्बिट्रेशन को भी और कॉन्सिलिएशन को भी रेगुलेट करता है। आर्बिट्रेशन की बात की जाए तो आर्बिट्रेशन एक ऐसा मेथड है ADR का, या ADR की ऐसी टेक्निक है जिसमें थर्ड पर्सन, एक न्यूट्रल थर्ड पर्सन जिसको आर्बिट्रेटर बोला जाता है, वो 2 पार्टीज के बीच डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। आपको बताना चाहूँगा आर्बिट्रेटर आपके हमेशा ओड नंबर में होने चाहिए। ओड नंबर में होने चाहिए मतलब क्या हुआ, 1, 3, 5, 7 इतने आर्बिट्रेटर होने चाहिए। आर्बिट्रेटर्स जो भी होंगे वो पार्टीज आपस में, जो डिस्प्यूटेंट पार्टीज हैं वो आपस में मिलके चूज करेंगी। अगर एक ही आर्बिट्रेटर है तो दोनों पार्टीज मिलके एक आर्बिट्रेटर चूज कर लेंगी। अगर एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर हैं तो दोनों पार्टीज मिलके एक आर्बिट्रेटर चूज कर लेंगी, और तीसरा जो थर्ड आर्बिट्रेटर होगा उसको दोनों आर्बिट्रेटर मिलके चूज कर लेंगे। इस प्रकार से आर्बिट्रेशन में जो आर्बिट्रेटर्स हैं उनकी संख्या हमेशा ओड होती है, 1, 5, 3, 7, 9, 11 इतनी संख्या होती है, लेकिन कभी भी इवन नहीं होती। आर्बिट्रेशन के लिए एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का होना बड़ा जरूरी है। अगर आप चाहते हो आपका डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के माध्यम से सॉल्व हो तो पहले एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। उसमें लिखा होना चाहिए कि हम अपना ये डिस्प्यूट आर्बिट्रेटर को सौंपना चाहते हैं, आर्बिट्रेशन के माध्यम से सॉल्व करना चाहते हैं, तभी वो सॉल्व होगा, ऐसे वो सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, एक्ट मैंने बता ही दिया कि आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट इसको रेगुलेट करता है। दूसरा, अगर कॉन्सिलिएशन की बात की जाए तो कॉन्सिलिएशन भी एक तरीका है डिस्प्यूट को सॉल्व करने का। कॉन्सिलिएशन में एक तरह से कमीशन होता है, कॉन्सिलिएटर्स होते हैं जो डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं पार्टीज के। ये आपके इवन भी हो सकते हैं, ओड भी हो सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि ये ओड ही होने चाहिए जो कॉन्सिलिएटर होते हैं। आपको बताना चाहूँगा इस कॉन्सिलिएशन के माध्यम से अगर कोई पार्टीज अपने डिस्प्यूट सॉल्व करना चाहती है तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का होना भी अनिवार्य नहीं है। बिना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के भी कॉन्सिलिएशन के माध्यम से डिस्प्यूट सॉल्व हो सकता है। तीसरा मेडिएशन है। मेडिएशन में क्या होता है, थर्ड न्यूट्रल पार्टी मेडिएटर 2 डिस्प्यूटेड पार्टीज के बीच डिस्प्यूट को सॉल्व करती है। मेडिएशन नाम ही बता रहा है कि मेडिएट करना, सेटलमेंट करना, तो ये सेटलमेंट होती है थर्ड पर्सन के जरिए, इसको मेडिएटर बोलते हैं। इसमें पार्टीज खुद डिस्प्यूट को सबमिट करती है किसके पास, थर्ड पार्टी या किसी मेडिएटर के पास। अगला जो है वो है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में दोनों पार्टीज जो है वो आपस में मिलके नेगोशिएट करती हैं, डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करती हैं, डायलॉग करके, बातचीत करके, कोई थर्ड पर्सन बीच में मेडिएट करने नहीं आता, दैट इज नेगोशिएशन। एंड लास्ट है लोक अदालत। लोक अदालत के बारे में आपको लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में पता चल जाएगा। अगर मैं लोक अदालत की बात करूं तो नाम ही बता रहा है लोक, पीपल्स कोर्ट। क्या नाम है इसका, पीपल्स कोर्ट।
लोगों की अदालत इसको बोलते हैं। लोग ही इसमें आगे आकर खुद डिसीजन मेकर बनते हैं। जज साहब या कोई जो जजेस हैं वो भी लोगों के बीच बैठ के कॉमन पब्लिक बनकर ही डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। आपको पता है हमारे देश में नेशनल लोक अदालत लगती है पूरे इंडिया में एक ही दिन हर कोर्ट में। हमारे देश में स्टेट्स की लोक अदालत होती हैं, लोकल लेवल की लोक अदालत होती हैं जो टाइम टू टाइम लगाए जाते हैं डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। तो ये सारे टेक्निक्स हैं एडीआर की। नाउ लास्ट डे में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं इन टेक्निक्स में से, वो देख लेते हैं जो कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि लॉ बिटवीन्स ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। आप हमसे हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 9816634276 पे मैसेज करिए। इसमें आपको कोर्स की डिटेल मिल जाएगी। कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव है, सिंपल लैंग्वेज में है, एमसीक्यूज लास्ट के क्वेश्चंस के साथ है। तो प्लीज़ आप इस कोर्स को जरूर बाय करें। इससे आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ही क्लियर नहीं होगा, आपका बेस ही क्लियर हो जाएगा। आपका जो है वो मास्टर्स अगर करना चाहते हैं, एलएलएम की तैयारी कर रहे हैं, वो आपका इससे क्लियर हो जाएगा। तो आप ये कोर्स लेकर अपनी तैयारी एक शार्प तरीके से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म अंडर सीपीसी। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में इनमें से कौन सा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म मान्यता प्राप्त नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है। मतलब ये सारे ही एडीआर के मैकेनिज्म, एडीआर के टेक्निक्स हैं, ये सारे एडीआर के फॉर्म्स हैं। बट क्वेश्चन ये है कि सीपीसी में कौन सा फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। कॉन्सिलिएशन, आर्बिट्रेशन, लोक अदालत, नेगोशिएशन। देखो, इसके लिए आपको सीपीसी का सेक्शन 89 पढ़ना पड़ेगा। 89 सेक्शन पढ़ोगे सीपीसी का, तो वहाँ लिखा हुआ है कि कोर्ट को अगर लगता है कि डिस्प्यूट एडीआर के माध्यम से सॉल्व हो सकता है, तो कोर्ट डिस्प्यूट को एडीआर के माध्यम से सॉल्व करने के लिए आगे दे सकता है। और वहाँ पे जो नाम लिखे हैं कि एडीआर मैकेनिज्म के, वो है एक आर्बिट्रेशन, एक कॉन्सिलिएशन, एक लोक अदालत, एक मेडिएशन। मतलब आर्बिट्रेशन वहाँ पे नाम लिखा हुआ है 89 सीपीसी सेक्शन में, कॉन्सिलिएशन भी लिखा हुआ है, लोक अदालत भी लिखा हुआ है, बट नेगोशिएशन का नाम वहाँ पे कहीं नहीं है। वहाँ पे नाम है मेडिएशन का। तो आप याद रखें कि 4 मेथड सीपीसी में रिकॉग्नाइज्ड हैं। एक तो आर्बिट्रेशन, एक कॉन्सिलिएशन, एक मेडिएशन, एक लोक अदालत। नेगोशिएशन का नाम वहाँ पे नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से क्या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू लोक अदालत। लोक अदालत एडीआर का एक टेक्निक है, तो लोक अदालत के रिगार्डिंग इनमें से क्या चीज गलत है? पहला है, नो कोर्ट फी इज रिक्वायर्ड इन लोक अदालत। तो देखो, लोक अदालत में डेफिनेटली आपको कोर्ट फी नहीं देनी पड़ती। कोर्ट में और लोक अदालत में फर्क यही है कि कोर्ट में आपको कोर्ट की फीस देनी पड़ती है और लोक अदालत में आपको कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती। इनफैक्ट आपको बता दूं, अगर आपने पहले कोर्ट में केस चला हुआ आपका और वहां पे केस आपका सॉल्व नहीं हुआ और लोक अदालत में केस गया, वहां केस सॉल्व हो गया, तो जो कोर्ट में आपने फी पे करी है वो आपको रिफंड हो जाती है। अर्थात लोक अदालत में ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि कोई भी कोर्ट फी रिक्वायर्ड नहीं होती। अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज डीम्ड डिक्री, ये भी सही है। जो लोक अदालत अवार्ड देता है वो डिक्री के समान माना जाता है। तीसरा है, लोक अदालत कैन हैंडल विद ऑल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। लोक अदालत हर प्रकार के ऑल सिविल ऑल क्रिमिनल केसेस को हैंडल कर सकता है। ये गलत है। लोक अदालत में सिविल केसेस तो आपके चले जाते हैं, पर क्रिमिनल रेप थोड़ा लोक अदालत में जाता है ना। आपका मर्डर थोड़ा लोक अदालत में जाता है, चोरी थोड़ा लोक अदालत में जाती है। छोटे मोटे माइनर केसेस तो चले जाते हैं, बट ऑल लिखा हो तो ये स्टेटमेंट गलत है आपकी। तो इसका आंसर होगा यही। अगला वर्ड लेते हैं, नो अपील अगेंस्ट अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज अलाउड। ये भी सही है। अपील क्यों अलाउड होगी? जब लोक अदालत ने आपका डिसीजन दिया, आपने खुद लोक अदालत में अपना मैटर सौंपा, कंसेंट के साथ आपका मैटर लोक अदालत में गया, तो वाई अपील विल बी अलाउड? नो अपील इज अलाउड, इट इज करेक्ट।
It means that point first, point second, point fourth, they are correct, and incorrect statement is given under this third point, that is लोक अदालत can deal with the civil and criminal, all civil and criminal matters। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय डैश इन द डिटर्मिनेशन ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड, बाउंड नहीं होगा बाय डैश इन द डिटर्मिनेशन ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर। तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बाउंड नहीं होगा। पहली बात, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कहाँ से आया? ये आया आर्बिट्रेशन से। आर्बिट्रेशन जो टॉपिक है उसमें जो आर्बिट्रेटर डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं, तो आर्बिट्रेटर्स को हम क्या बोल देते हैं? आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल किससे बाउंड नहीं होगा? जब केस सुनेगा तो किस चीज से बाउंड नहीं होगा? सिविल प्रोसीजर कोड 1908 से, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से, जो कि अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बन गया है, CRPC 1973 से, जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बन गया है, या बोथ CPC एंड एविडेंस एक्ट। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो आर्बिट्रेटर्स है वो किस लॉ से बाउंड नहीं है? CPC, एविडेंस एक्ट, CRPC या एविडेंस एक्ट एंड CPC बोथ? आंसर वुड बी बोथ CPC एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन दोनों से बाउंड नहीं है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जल्दी केस सुनता है, अगर CPC के अनुसार केस सुने, एविडेंस एक्ट के हिसाब से एविडेंस ले, तो केस जल्दी सुना ही नहीं जाएगा। प्रोसीजर बहुत लेंथी है हमारा, इसीलिए तो ADR आया हुआ है ताकि जल्दी केस सॉल्व हो सके। तो ध्यान से देखा जाए तो अकेला CPC आंसर भी नहीं हो सकता, अकेला एविडेंस एक्ट भी, अकेला CRPC भी आंसर नहीं हो सकता। अच्छा और करेक्ट ऑप्शन CPC और एविडेंस एक्ट दोनों ही इकट्ठे लग रहे हैं, क्योंकि जो हमारे आर्बिट्रेटर्स हैं वो CPC से बाउंड भी नहीं होते, वो इंडियन एविडेंस एक्ट से भी बाउंड नहीं होते। स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कौन सा जो एक्ट है वो आर्बिट्रेशन को गवर्न करता है इंडिया में? विच एक्ट गवर्न्स द आर्बिट्रेशन इन इंडिया? आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट 1996, आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट 1987, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो आंसर आपको पता ही है, आंसर आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट 1996। 1987 का कोई एक्ट नहीं है सच आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन का। लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 सही लिखा हुआ है, लेकिन ये डील करता है लोक अदालत से। किससे? लोक अदालत से। लेकिन आर्बिट्रेशन से डील करने वाला एक्ट है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहे लोग ट्विंस के साथ। थैंक यू सो मच।